ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री की बेटी के घर पर हत्या का मामला। डीसीपी पश्चिम पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। साथ ही डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी समेत पश्चिम पुलिस पूछताछ में जुटी है। सभी पहलुओं पर जांच करने में जुटी है पुलिस। तो वहीं शमीम गाजी, अजय रावत और अंकित वर्मा से पूछताछ की जा रही। घटना के समय विकास किशोर के घर पर मौजूद थे तीनों। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि एसीपी, एडीसीपी, डीसीपी, एसपी, एसएसपी सभी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर की जा रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं विकास किशोर, कौशल किशोर के बेटे, उनके घर पर यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। और इस हत्या के बाद तमाम तरह के बड़े सवाल खड़े होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़े हुए। नीलेश, क्या कुछ अपडेट निकल के अब तक इस पूरे मामले पे सामने आ पाई है? बिल्कुल आपको बता दें कि पोस्टमार्टम जो बड़ी खबर आ रही है कि तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, तीनों से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से मृतक के भाइयों ने आरोप लगाया है कि उस समय जब उनके पास फोन आता है कि उनके भाई युवान हालत में विनय श्रीवास्तव जमीन पर पड़े होते हैं, उनके सर से खून बह रहा होता है। जब वो देखते हैं तो देखते देखते उनको ये पता चलता है कि उनके भाई की मौत हो गई है। गोली ठीक मत्थे के ऊपर लगी है और जिसके कारण उनकी मौत हुई है। बात करें हम अजय रावत की, अंकित वर्मा की, या फिर जो तीसरा आरोपी है शमीम गाजी, इन दोनों लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। जो मृतक है उसके भाइयों का आरोप है कि जब मैं वहां मौके पर पहुंचा था तो मैंने देखा था कि अजय रावत के शर्ट पर खून लगा था। बाकी जो 2 अन्य आरोपी है उनके गर्दन पर जो है नाखून के निशान पाए गए थे। साथ ही साथ उनके भाई का जो शर्ट है वो फटा था। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोली मारने से पहले तीनों की झड़प हुई थी, तीनों में आपस में मारपीट हुई है। उसके बाद गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस इन तमाम पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो कौशल किशोर के बेटे हैं विकास किशोर, उनका जो फ्लाइट का टिकट है, फ्लाइट के अंदर जो उनके साथ व्यक्ति मौजूद था उसकी जो सेल्फी है अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। क्योंकि कल 4:50 पर उनकी शाम को फ्लाइट थी, जिस फ्लाइट से वो दिल्ली गए हैं। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखें और विकास किशोर तो इन सब पूरी चीजों को देखते हुए नीलेश, क्या ये जो वारदात हुई, ये पूरा हत्याकांड है, प्री प्लान बताया जा सकता है? नहीं, प्री प्लान तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि चारों लोग जो है विकास किशोर के लिए काम करते थे, विकास किशोर के साथ साये की तरह रहते थे। जिस तरीके से मृतक के भाइयों ने बताया कि विकास किशोर दिल्ली जाते हैं या कहीं और जगह जाते थे तो साथ में ले जाते थे, लेकिन कल नहीं ले गए और अपनी पिस्टल भी घर पर छोड़ गए। विकास किशोर का भी इस पर बयान आया है कि कल जो है 2 ही टिकट फ्लाइट से मिल पाए थे, इस वजह से वो किसी और को साथ में अपने नहीं ला पाए। और साथ ही साथ पिस्टल का जो लाइसेंस है वो यूपी गवर्नमेंट से अप्रूव है, इसलिए पिस्टल को भी अपने घर के आवास पर छोड़ दिया था। पिस्टल की जानकारी सभी दोस्तों को रहती थी जो उनके साथ रहते थे। उनके बेडरूम में जो लॉकर है उस लॉकर में वो पिस्टल अनलोड रखी रहती थी, लेकिन कल रात में ऐसा क्या हुआ कि वो पिस्टल निकली और उससे गोली चली, इसकी जानकारी हुई है। उनको भी उसका अफसोस है कि उनका एक साथी अभी दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस की तरफ से भी तमाम जो है बयान सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी और 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती भी कहा है। परिवार से बात भी की है, हर संभव मदद की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और जो विकास किशोर के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनकी जो फुटेज है वो भी पुलिस लेके गई है और उसको भी देख रही है। कौशल किशोर का भी कहना है कि अगर सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा तो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। घटना के वक्त आके हुआ क्या था, बताया जा रहा है कि चारों लोगों ने एक साथ रात में खाना खाया था, उसके बाद आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बहस हुई है और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट हुई और इसी दौरान तीनों में से किसी एक ने गोली मार दी। फिलहाल इस पर जो है अभी पर्दा उठेगा कि गोली किसने मारी है, क्यों मारी है, क्या वजह रही है। हालांकि चारों लोगों में कोई आपस में कोई पुराना विवाद नहीं था, आपस में कोई रंजिश नहीं थी, क्योंकि तीनों लोग कौशल किशोर के बेटे के साथ साये की तरह रहते थे। बिल्कुल नीलेश, अगर कोई पुराना विवाद नहीं था, कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई भी अनबन नहीं थी, तो उस बीच जब तीनों रात में वहीं थे, उसके बाद खाया पिया, पार्टी की, उसके बाद ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया?
तमाम चीजों पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं कि खाना पीना आप लोगों ने साथ में किया, साथ में एक ही मकान में रुके हुए थे, जहां कहीं भी विकास किशोर जाते थे चारों एक साथ जाया करते थे। तो ऐसी क्या वजह हुई है कि एकाएक जो है इतनी बड़ी घटना हो गई कि गोली मार दी और एक व्यक्ति की मौत हो गई। उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस के अधिकारी, चाहे वो डीसीपी वेस्ट राहुल राज हो या डीसीपी चिरंजीव सिन्हा हो, तमाम अधिकारी जो है आरोपियों से पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर रात के 2 से और 4 बजे के बीच में उस मकान के अंदर क्या ऐसी घटना हुई, क्या ऐसी कहासुनी हुई जिसके कारण गोली चलाने की नौबत आ गई। हालांकि बिल्कुल, क्योंकि गोली चली, यहाँ तक ऐसी क्या बात हुई कि गोली चलाने की नौबत आ गई? क्योंकि अब जिस तरह से देखें इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कई बड़े ऐसे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये भी है कि विकास किशोर का जो घर है वहाँ भी सुरक्षाकर्मी बॉडीगार्ड्स तैनात रहते हैं और चंद कदमों की दूरी पर कौशल किशोर का भी घर है, आवास बना हुआ है, वहाँ पर भी तमाम सिक्योरिटी मौजूद रहती। तो क्या उस वक्त सिक्योरिटी सुरक्षाकर्मी कहाँ थे जो इतनी बड़ी वारदात हो गई? देखिए, अमूमन जब आवास पर विकास किशोर रहते थे तो उनके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो वहाँ मौजूद रहते थे और रात के समय में सिक्योरिटी गार्डों का जो अपना कमरा है उस कमरे में वो लोग रुकते थे। और इन लोगों का जो इनके साथी है, चाहे हम अजय रावत की बात करें, अंकित वर्मा की बात करें या फिर गाजी की बात करें, ये सभी बहुत ही करीबी जो कौशल किशोर के बेटे हैं विकास किशोर, उनके करीबी थे, इसलिए इनका बैठना उठना विकास किशोर के साथ ही होता था। तो इस लिहाज से इनके पास सिक्योरिटी उस समय नहीं थी और खाना पीना इन लोगों ने साथ में खाया था। किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना रात में विकास किशोर के घर में हो जाएगी। जिस तरीके से घटना सामने आई उसके बाद जो मृतक है उसका पूरा परिवार जो है सदमे में है। उनका जो भाई है वो रो पर अपनी बातें इसने बताया है कि कैसे उसने पूरे परिवार को एक साथ संभाल रखा था, परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभालता था। इसके साथ साथ विकास किशोर जो उसको काम कहते थे वो काम भी वो समय पर करता था, इसलिए विकास किशोर का सबसे करीबी था और उसको राइट हैंड तक कहा जाता था। ऐसे में अगर विकास किशोर के राइट हैंड को इस तरीके से गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है तो जाहिर सी बात है कि रात में जो आपस में 4 लोग वहाँ मौजूद थे कमरे के अंदर, उनके बीच कुछ जरूर ऐसी बात हुई है, वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है कि कौन ज्यादा विकास किशोर का करीबी है, इसको लेकर बात ज्यादा छिड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी विवाद चला, जिसके बाद इस तरीके की घटना हुई और गोली मार दी गई। फिलहाल इन्हीं तमाम चीजों पर जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और जांच पड़ताल के बाद ही तमाम चीजें साफ होंगी कि आखिर हत्या क्यों की गई। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस समय ये हत्या की गई थी उसके बाद अब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था, फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है वहां से? देखिए, बिल्कुल परिवार और रिश्तेदार जो मृतक के हैं वो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद है, सबका रो रो कर बुरा हाल है और जो मृतक की डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम हाउस के अंदर है। देर में पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, डॉक्टरों की तरफ से बताया जाएगा कि आखिर गोली किस जगह सटीक बैठी है, कितने समय उसकी हत्या की गई थी, किस समय गोली लगी थी, उन तमाम चीजों को लेकर भी पड़ताल होगी। हालांकि मौके से जो पिस्टल बरामद हुई है उसको भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि वो पिस्टल विकास किशोर के नाम है और उसी पिस्टल से गोली चलाई गई है। तो फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और परिवार के तमाम जो सदस्य हैं, चाहे वो मृतक के भाई हो वो मौके पर मौजूद है, उनके परिवार के और लोग मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद है, कौशल किशोर के जो समर्थक है वो जो है पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद है, क्योंकि वो आपस का मामला था कि इस तरीके से गोली चली और हत्या जैसी जगह घटना हो गई। इन तमाम चीजों को देखते हुए कौशल किशोर भी लगातार जो है पुलिस के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से उन्होंने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोषी कोई भी हो, अगर उनका बेटा भी दोषी पाया जाता है तो ऐसे में उसके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी जो एक अपराधी के ऊपर होती है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल का मुआयना कर चुके हैं। फॉरेंसिक टीम ने तमाम नमूनों को कलेक्ट किया है। हालांकि इससे पहले तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर चल रही थी कि विकास किशोर की घटना के वक्त वही मौजूद थे, लेकिन जो फ्लाइट का टिकट और फ्लाइट के अंदर की जो सेल्फी सामने आई है उससे एहसास हो जाता है कि कल 4:50 पर विकास किशोर लखनऊ से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो वो तमाम चीजें साफ हो जाती है। घटना के वक्त विकास किशोर मौके पर मौजूद थे। बिल्कुल नीलेश, ये तो क्लियर हो जाता है इस सेल्फी से कि घटना के वक्त विकास किशोर मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इससे ये साफ नहीं हो सकता है कि इसमें उनका हाथ है या नहीं, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ साबित करने के लिए या सबूत देने के लिए सेल्फी उसमें पोस्ट की हो। कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है इससे ये साफ जरूर होता है कि
विकास किशोर का कितना हाथ है, क्या वजह थी कि वो दिल्ली गए थे, क्या जरूरी काम था कि उनको कल ही फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाना पड़ा, और ऐसी क्या वजह थी कि 2 ही टिकट उनको जो है मिल पाए और बाकी लोग जो हमेशा उनके साथ जाया करते थे वो आखिर लखनऊ आवाज से क्या कर रहे थे। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है और जाहिर सी बात है कि विकास किशोर के घर में जब इतनी बड़ी घटना हुई है उसके बाद विकास किशोर से भी पुलिस के अधिकारी पूछताछ करेंगे कि आखिर उनका दिल्ली जाने का मकसद क्या था, क्या काम दिल्ली में था, आखिर क्या वजह थी कि जिसको 24 घंटे साये की तरह अपने साथ रखते थे उसको घर पर छोड़ के जाने की जरूरत पड़ी। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस के अधिकारी पड़ताल कर रहे बिल्कुल, हैं। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है जो विकास किशोर की मां है वो पहले से ही अस्पताल में भर्ती, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको अचानक से दिल्ली जाना पड़ा, वो भी अपने साथी को छोड़कर जो उनके साथ हमेशा रहता था। देखिए, यही तमाम सवाल हैं जो लगातार जनता भी पूछ रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी पूछ रहे हैं। हालांकि विकास किशोर ने भी इस पर अपना बयान जारी किया है कि फ्लाइट में सीटें नहीं थी, टिकट 2 ही मिले थे, इसलिए जिन 2 लोगों को जाना जरूरी था वही 2 लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। अगर टिकट और मिल जाते, अवेलेबिलिटी होती इस फ्लाइट में, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को भी साथ में ले जाते। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है कि वो दिल्ली गए थे, उन तमाम चीजों को लेकर अभी खुलासे होने बाकी हैं। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि विकास किशोर जो है इस पूरे घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है और इस घटना में उनकी संलिप्तता है कि नहीं है। इन तमाम चीजों को पुलिस के अधिकारी जो है देख रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक नमूने कलेक्ट किए गए हैं और जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद क्लियर होगा और सीडीआर जब निकाली जाएगी तब उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि विकास किशोर का कितना पूरे घटना में जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है। कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, किसका है, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि सवाल अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक बड़े सवाल उठना इस पूरे मामले को लेकर लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि पूरी हत्या की गई और विकास किशोर की पिस्टल से ये हत्या की गई, साथ ही विकास किशोर की पिस्टल आखिर अगर लॉकर में रखी थी तो लॉकर की चाबी आई कैसे, और सबको ऐसे कि मतलब किस तरह से ये लॉकर खोल लिया आपने किसी के घर पे और पिस्टल वहां से निकालकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विकास किशोर और कौशल किशोर का बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 4 लोगों पर विकास किशोर पूरी तरीके से भरोसा करते थे। यही कारण था कि विकास किशोर के बेडरूम तक इन 4 लोगों की एंट्री थी, वहाँ बैठते उठते थे, खाते पीते थे और वहीं सोते थे। तो ऐसे में चाबी होना लाजमी है कि उनमें से 4 लोग भरोसेमंद थे, इसीलिए वो उनके बेडरूम तक जाया करते थे, वहाँ रुकते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे और उन्हीं के साथ जहाँ कहीं भी जाना होता था जाया करते थे। ऐसे में उनके पास 4 में से किसी एक के पास वो जरूर लॉकर की चाबी रही होगी जहाँ विकास किशोर अपनी पिस्टल रखा करते थे। उन्हीं में से 4 में जब रात में कोई विवाद हुआ है उसके बाद किसी एक ने पिस्टल निकाली और पिस्टल निकालने के बाद फायर झोंक दिया, जिसके कारण विनय श्रीवास्तव की मौत हो गई। अब देखना होगा इस पूरे घटना के पीछे इन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो 3 लोग मौके पर मिले थे, जिनके शर्ट पे खून के दाग थे, साथ ही साथ गले और गर्दन पर नाखून लगे हुए थे। इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो क्या लग रहा है कि यही 3 लोग बिल्कुल नीलेश, क्योंकि जो विनय के परिजन है उनकी तरफ से तो 3 लोगों के नाम तहरीर में दे दिए गए हैं, जिसमें एक नाम है अजय का, अंकित का और शमीम का। तीनों के नाम पर तहरीर दर्ज करवा दी गई, मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि जो परिजन है उनको शक सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों पर है। बाकी 2 का अभी नाम सामने नहीं आया है। देखिए, बिल्कुल परिवार के लोग जो मृतक के भाई हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जिस समय उनको फोन किया गया उस समय उनको फोन में बैकग्राउंड से तमाम आवाजें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मारपीट और लड़ाई हो रही है। कहीं ना कहीं जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो अपने भाई को लहूलुहान हालत में देखते हैं, उसके सर में गोली लगी होती है। आनंद फानंद में उसको अस्पताल ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मौके पर उसकी मौत हो चुकी होती है। तो उसके बाद जो है जो मृतक के 2 भाई हैं वो मौके पर गए, परिवार के लोगों को जानकारी दी गई, इस तरीके की घटना हुई, कौशल किशोर को भी जानकारी दी गई, पुलिस के अधिकारियों को जानकारी दी गई, इस तरीके की घटना हो गई है। उसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर खाना पीना खाने के बाद कौन सी ऐसी बात थी जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोली मारने तक की नौबत आ गई। इन तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर पुलिस के अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इसमें तीनों का क्या अहम रोल रहा है, जिस तरीके से गोली मारी गई है, और क्या ऐसी वजह थी कि 4 लोग जो है हमेशा एक साथ रहते थे, कभी कोई वाद विवाद नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी बहस नहीं हुई जिसको आधार बनाया जा सके कि हाँ पहले से ही इनका कोई विवाद था। फिलहाल इस पूरे मामले में देखना होगा कि जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस उनसे पूछताछ में क्या अहम जानकारियां
निकाल पाती है, क्या बताया जाता है, किस वजह से विवाद हुआ है जी और क्या इस विवाद की कहानी रही है, इन तमाम चीजों को पुलिस शाम तक जो है खोलेगी। बिल्कुल। अब फिलहाल पुलिस की तरफ से नीलेश जांच तो की जा रही है इस पूरे मामले पर, और क्या कुछ निकल के अंत में आता है वो देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का फैसला। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां एक देश एक चुनाव पर कमेटी का भी गठन किया गया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए कमेटी के अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सरकार की तरफ से एक देश एक चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको बता दें, चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और जेपी नड्डा की मुलाकात। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा की गई और एक देश एक चुनाव पर सरकार ने ये कमेटी बनाई। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। पूर्व सीजेआई और पूर्व सीईसी सदस्य बनाए जा सकते हैं। पूर्व कैबिनेट सचिव भी कमेटी में सदस्य हो सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि ये बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई और एक देश एक चुनाव को लेकर दोनों के बीच में चर्चा की गई है। जहां एक देश एक चुनाव पर सरकार ने एक कमेटी बनाई है, तो वहीं रामनाथ कोविंद को कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, इस कमेटी के जो अध्यक्ष है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया, तो वहीं पूर्व सीजेआई और पूर्व सीईसी सदस्य भी बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का बदला गया नाम। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय किया गया। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। कैबिनेट सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, तो वही नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय किया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। कैबिनेट सचिवालय ने यह अधिसूचना जारी कर दी है, तो वहीं बता दें कि अब नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर जो नाम है वो रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय, ये नाम कर दिया गया है। तो भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद श्रावणी मेले की सफल समापन के बाद भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कुशल कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग, सहायक समाहर्ता श्वेता भारती, एसडीओ धनंजय कुमार, विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार सहित कई अधिकारी इसमें शामिल थे। और इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि खरमास को लेकर 2 महीने तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक कांवरियों की सुविधा को लेकर दिन रात मेहनत की और सफलतापूर्वक संपन्न कराया। अब मैं और इस वर्ष के श्रावणी मेला के मेला दंडाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राजकुमार, अंतिम में हमारे भागलपुर के उप विकास आयुक्त नीरज सौरई जी, तो आपको बताते चले कि यहाँ पर इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ श्रावणी मास को लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो पूरी की गई, जिसके साथ ही आपको बता दें कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड में किया गया। तो हम लोगों ने ब्रीफिंग सेशन किया था। बहुत झमाझम बारिश हो रही थी। जो लोग जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, हमको लगता है सब लोग नहीं डिसलर था मुसाफात में आए और लोग मैक्सिमम लोग जो हैं वो वहाँ उपस्थित थे। तो ब्रीफिंग सेशन था जिस दिन उद्घाटन हुआ था। आज का है डी ब्रीफिंग सेशन। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ब्रीफिंग सेशन में बताया जाता है कि आपका दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, कैसे आपको काम करना है,
किस हिसाब से कौन सी व्यवस्था कैसे सुनिश्चित कराई जानी है, तो ये ब्रीफिंग सेशन में काम होता है। यहाँ पे विभिन्न जिलों के भी पुलिसकर्मी पदाधिकारी का 2 महीने के लिए पदस्थापन रहा। उनके सहयोग से हम लोगों ने इस मेला को बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। एक आध घटनाएं भी हुई, लेकिन वह घटनाएं जो हमारा कांवड़िया का मुख्य मार्ग है वहाँ नहीं हुई। कुछ लूप लाइन में कुछ लोग गलती से उस मार्ग को प्रवेश किए और वहाँ पर उनके साथ एक घटना घटी। औरंगाबाद में तालाब में नहाने गए 2 सगे भाई की एक साथ 5 बच्चों की डूबने की मौत हो गई और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि सभी बच्चे सोनारचका गांव के तालाब में नहाने गए थे। वहीं ग्रामीणों की माने तो तकरीबन 3 बजे गांव के पास ही पहाड़ के नीचे जेसीबी मशीन से एक तालाब नुमा गड्ढा काट दिया गया था, जिसमें अपने 2 सगे भाई के साथ 5 बच्चे नहाने गए थे और अचानक से डूबने लगे। घटना के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और तालाब से बच्चों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज शाम में सोनारछा गांव के 5 बच्चों के डूब के तालाब में डूब के मरने की सूचना मिली है। तो इस सूचना मिलने के बाद थाना के साथ हम लोग आए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मुआवजा का कार्रवाई किया जा रहा है। मुआवजा देने के लिए कार्रवाई किया जा रहा है। जंगल में चरवाहा लोग वहाँ पे थे, समझे कि नहीं। उन लोग कॉल किए गांव में कि मतलब पहचान में आ रहा है कि फलना का बच्चा 5 बच्चे सोनारचा ये आहर में डूब के। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।